हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल स्टेजेस के बारे में। जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम होता है, जो सिफिलिस काज करता है, उसकी कौन कौन सी क्लिनिकल स्टेजेस रहते हैं। ठीक है, तो सिफिलिस पता है मेनली जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम होता है क्या काज करता है, सिफिलिस काज करता है। ठीक है, तो इसकी अलग जो सिफिलिस होगा पता है एक क्रोनिक डिजीज़ रहती है जो कि मतलब धीरे धीरे क्या करेगी, जितनी भी हम अलग अलग इसके क्लिनिकल स्टेजेज होती हैं उनमें ये प्रोग्रेस करती है। मोस्टली इसमें टू टाइप में डिवाइड किया गया है इसको। कौन कौन सी? पहली है वर्नेरेबल का सिफिलिस, जिसको हम जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू वहाँ पे स्प्रेड होती है। दूसरी रहती है नॉन वर्नेरेबल सिफिलिस, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वल्नेरेबल सिफिलिस क्या होती है। वल्नेरेबल सिफिलिस मेनली एक ऐसा फार्म है जो कि क्या करती है, मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती है। और ये जो रहेगी तो ये 3 स्टेजेस के, इसकी 3 क्लिनिकल स्टेजेस रहती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस इंक्यूबेशन विद इन 3 वीक्स 10 to 90 डेज। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली कितना रहता है, 3 वीक्स रहता है। एवरेज अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो 3 वीक्स रहेगा, वैसे मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 90 डेज रहता है। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं तो पता ही होगा, एक ऐसा टाइम जिसमें जो बैक्टीरिया क्या करे, इन्फेक्शन होने से और उसके सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का जो टाइम रहता है उसी को क्या कहते हैं, हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सिफिलिस में मेनली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 10 to 90 डेज रहता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो कितना रहेगा, 3 वीक्स होता है। तो इस टाइम में बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे जब तक मल्टीप्लाई करेगा तब तक वहाँ पे कोई सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंकर, पेनलेस, इंडर्ट अल्सर। ठीक है, इंडर्टेड अल्सर का मतलब होता है वहाँ पे जो साइड होते हैं इंडर्टेड, उसका जो साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे थिक हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी सिफिलिस होगा उसका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लीजन्स क्या रहेगा, चंकर रहता है। ठीक है, कंकर रहेगा वहाँ पे। इसका मेनली अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा रहेगा, पेनलेस होता है वहाँ पे किसी प्रकार की पेन नहीं होगी, और वहाँ पे क्या होगा, अल्सर क्रिएट करता है, अल्सर हो जाएगा। ठीक है, इंडुरेटेड का मतलब हो गया उसके जो साइड्स होंगी उनमें थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, और ये मोस्टली होता कहाँ, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लीजन्स होंगे ये बहुत ही कह सकते हैं ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट में जो बैक्टीरिया का नंबर्स रहेगा वो लार्ज अमाउंट में रहेगा, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डिवाइडिंग कह सकते हैं वहाँ पे डिवीज़न करके वो अपने नंबर्स को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है, लिम्फेडिनोपैथी जो चंका रहेगा उसके बनने के कुछ दिन बाद ही क्या होता है, उसके आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसको रीजनल लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो वहाँ पे लिम्फ नोड्स होंगे इनलार्ज हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पेन नहीं होगी, वो नॉर्मली पेनलेस होंगे, और वहाँ पे वो थोड़े मोबाइल भी रहते हैं, वो मूवमेंट क्या करते हैं, फर्म रहेंगे और मोबाइल भी रहेंगे। हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। मेनली क्या रहेगा, इनकी जो इनिशियल स्टेज रहेगा, प्राइमरी स्टेज में रहेगी, उसमें जो चंकर का फॉर्मेशन होगा वो वहाँ पे जो उसके अंदर क्या रहेगा, जो फ्लूइड होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और फ्लूइड के अंदर क्या रहेंगे, जो बैक्टीरिया रहते हैं जैसे ट्रिपोनेमा पैलिडियम होगा वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नंबर्स में वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए इस स्टेज में क्या रहेगा, जो इन्फेक्शन होगा वो दूसरे पर्सन में आसानी से वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, उसको हम आसानी से वहाँ पे दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे हो सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सिफिलिस के बारे में। सेकेंडरी सिफिलिस का अकर्स इन 6 to 12 वीक्स आफ्टर कैंकर। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सिफिलिस होती है इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है वहाँ पे,
तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी 6 से 12 वीक्स रहता है। ठीक है, 6 से 12 वीक्स के अंदर ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर वहाँ पे इंटर कर जाता है। ठीक है, मतलब स्प्रेड कर जाता है पूरी बॉडी में, वहाँ पे जहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे पार्ट रहेगा वहाँ पे ये इंटर कर जाएगा। और फिर वहाँ पे क्योंकि जो प्राइमरी सिफिलिस होती है उसका ट्रीटमेंट अगर वहाँ पे हम नहीं करते हैं उस कंडीशन में अप्रॉक्स वही 10 से 12 वीक में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सिफिलिस में वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हमने बताया, जो बैक्टीरिया होगा वो हमारी ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड में इंटर करेगा, ब्लड से क्या करेगा पूरी बॉडी में वहाँ पे इंटर करेगा, तो जितने भी आर्गन्स होंगे उनको ये इफेक्ट करेगा जाके। और इसमें अपीयरेंस क्या होता है, जनरलाइज्ड रैशेज, पाम एंड सोल रीजन। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सिफिलिस होगी इसमें सबसे पहले इसको हम कैसे कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा सिम्टम्स रहता है कि हमारी जो पूरी बॉडी होगी, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड वहाँ पे स्किन रैशेज वहाँ पे हो जाएंगे। मोस्टली कहाँ पे होंगे, तो हमारे जो पाम रीजन या सोल रीजन। ठीक है, तो पाम रीजन और सोल रीजन पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे रैशेज होते हैं। और रैशेज आना मतलब जो सिफिलिस होगी, सिफिलिस का ये क्लासिकल सिम्टम्स इसको हम मान सकते हैं, क्लासिकल साइन मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा कोंडाइलोमेटा लाटा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, वहाँ पे जो रहेगा मॉइस्ट, फ्लैट और ब्रॉड वेस्ट लीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो मोस्टली ये जो जेनाइटल या फिर जो एनल रीजन रहता है वहाँ पे इनका अपीयरेंस सबसे ज़्यादा रहता है और ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस सबसे ज़्यादा होंगे इनके। इसके अलावा म्यूकस पैचेज, तो जो माउथ रीजन होगा या फिर टंग्स हो गई, थ्रोट हो गया। ठीक है, और जो जेनाइटल म्यूकोसा हो गए, तो इन जगहों पे क्या रहता है, वहाँ पे वाइट कलर के या फिर ग्रे कलर के वहाँ पे छोटे छोटे पैचेज बन जाते हैं। ठीक है, तो जो ये पैचेज बनते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, म्यूकस पैचेज कहते हैं। ठीक है, तो इनमें भी जो बैक्टीरिया रहेंगे इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये क्या रहेंगे, जनरलाइज्ड पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। जनरलाइज्ड पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी का मतलब हो गया कि जो सेकेंडरी स्टेज रहेगी उसमें वो क्या करते हैं, केवल एक ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर वहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ओवरऑल पूरी बॉडी में ये जो बॉडी में वहाँ पे स्प्रेड हो जाने के कारण बैक्टीरिया जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और सभी ओवरऑल बॉडी के जितने भी लिम्फ नोड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, पेन नहीं होगी। ठीक है, और ये मोबाइल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन अपीयर्स वहाँ पे सभी जगह रहेगी, जैसे कि हमने प्राइमरी कंडीशन में बताया था। ठीक है, ऐसे यहाँ भी एक ऐसे रहेंगे, पेनलेस रहेंगे और वहाँ पे मोबाइल होंगे। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमिक माइल्ड सिम्टम और कुछ इसमें जो इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स वहाँ पे होंगे, जैसे पैचेज रैशेज पड़े हैं। इसके अलावा भी क्या रहते हैं वहाँ पे, और भी सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। ठीक है, वो भी केवल सेकेंडरी सिफिलिस में जो पेशेंट रहेगा उसके अंदर अपीयरेंस होगा, जैसे कि माइल्ड फीवर की कंडीशन। ठीक है, हल्का फीवर रहेगा। इसके अलावा मिरल्स की कंडीशन रहेगी, हेडेक हो गया, सॉर थ्रोट की कंडीशन हो गई, वेट लॉस हो गया। ठीक है, और मसल पेन की कंडीशन हो गई। तो ये सारे जैसे जो सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं ये भी वहाँ पे अपीयर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस की कंडीशन में। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी सिफिलिस की कंडीशन। टर्सरी सिफिलिस में क्या होता है, अपीयर्स आफ्टर ईयर्स 5 to 30 ईयर्स। तो अगर डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं किए, प्राइमरी में नहीं किए तो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी भी नहीं किए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे टर्सरी सिफिलिस की कंडीशन डेवलप होगी जाके। ठीक है, और जो ये टर्सरी कंडीशन की कंडीशन हो गई, ये अप्रॉक्स वही 50 to 30 ईयर्स के बाद वहाँ पे डेवलप होती है। जो टर्सरी सिफिलिस होगी ये 5 to 30 ईयर्स के बाद वहाँ पे इसका ये डेवलप होगी जाके। ठीक है, और ये स्टेज जो रहेगी टर्सरी सिफिलिस, ये क्या करेगी, हमारी बॉडी के जितने भी आर्गन्स रहेंगे, बहुत सारे आर्गन्स को ये क्या करेगी, वहाँ पे
अफेक्ट करती है। ठीक है, मेनली होता क्या है, ठीक है, गुमास स्किन गुमास मतलब गमास का मतलब होता है स्किन, बोन्स और वाइस वर्सा। तो गमा का मतलब होता है वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लीजन्स होंगे। ठीक है, तो ये स्किन में भी बन सकते हैं, बोन्स हो गया, लीवर्स हो गए, जितने हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, विसरा जिनको कहते हैं, उनमें भी वहाँ पे जो गुमास टिश्यूज होंगे उनको वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे जो गुमास टिश्यूज होंगे उनको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस जब टर्सरी स्टेज रहेगी, टर्सरी स्टेज में क्या होगा, बैक्टीरिया जो एओर्टा रहता है, ठीक है, एओर्टा को डैमेज कर देता है। ठीक है, जब एओर्टा को डैमेज कर देगा तो वहाँ पे एओर्टाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। एओर्टाइटिस का मतलब कि जो एओर्टा होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेगा। इसके अलावा एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप करेगा, क्योंकि जो एओर्टा की वाल होगी वो धीरे धीरे वीक हो जाएगी और वहाँ पे जो जैसे बैलून नहीं होता, बैलून जैसे वो क्या हो जाती है, फूल जाएगी। ठीक है, तो जब एओर्टा में ये प्रॉब्लम आएगी, एओर्टा क्या करता है, ब्लड को किस में पंप करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी होल बॉडी को वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। अगर कोई अब एओर्टा की वाल में वहाँ पे वीक हो जाएंगी तो हमारी ओवरऑल बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और वहाँ पे एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोसिफिलिस की। तो न्यूरोसिफिलिस में क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या काज करेगा, न्यूरोसिफिलिस काज करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले न्यूरोसिफिलिस में क्या हो जाएगा, टेप्स डार्सेलिस जनरल। टेप्स डार्सेलिस में क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड हो गए उसकी जो पोस्टीरियर कॉलम्स रहते हैं उनको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, जब उसको डैमेज कर देगा तो इससे क्या होगा, वहाँ पे वॉकिंग डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉपर चल नहीं सकते होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इस कारण से। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे किसी प्रकार की सेंसेशन फील नहीं होगा। ठीक है, इसके वहाँ की नर्व डैमेज हो जाएंगी, सेंसेशन फील ही नहीं होगा। पुअर कोऑर्डिनेशन, अब इसके अलावा क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी पुअर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे पर्सन जो पेशेंट रहेगा वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे। इसके अलावा जनरल पैरालिसिस, तो जनरल पैरालिसिस में क्या होता है, जो ब्रेन होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कह सकते हैं हमारी मेमोरी का लॉस हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएंगे, पर्सनालिटी चेंजेज हो जाएंगी। ठीक है, डिमेंशिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो वहाँ पे पैरालिसिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी वायरुलेंट पैरालिसिस। अब हम करते वल्नरेबल पैरालिसिस। अब बात करते हैं नॉन वल्नरेबल पैरालिसिस के बारे में। ठीक है, तो नॉन वल्नरेबल पैरालिसिस क्या होता है, सिफिलिस क्या होती है, तो इसमें ये भी एक सेक्सुअल कांटेक्ट, ये क्या रहेगी, यहाँ पे कोई सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू नहीं फैलती, ये विदाउट सेक्सुअल कांटेक्ट के ये फैलती है। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, इसको कंजेनाइटल सिफिलिस भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा कंजेनाइटल से ट्रांसमिशन ट्रांसप्लासेंटल। तो जो इसका ट्रांसमिशन होगा वो कैसा रहता है, ट्रांसप्लासेंटल रहता है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है, उसको सिफिलिस उसके काज हुई है, सिफिलिस से इन्फेक्टेड है, तो जो बैक्टीरिया होगा वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे फीटस में भी इन्फेक्शन काज कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल सिफिलिस कहते हैं। ठीक है, तो वो कंजेनाइटल सिफिलिस का जाएगा। अर्ली सिम्टम्स इसमें क्या अपीयर होंगे, पुअर फीडिंग, स्नफलेस। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे जो बेबी होगा प्रॉपर सही से वहाँ पे मिल्क फीडिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा फीडिंग नहीं करेगा, इसके अलावा स्नफलेस मतलब जो परसिस्टेंट वहाँ पे नासल डिस्चार्ज होता रहेगा, और डिस्चार्ज में भी क्या रहेगा, लार्ज अमाउंट में वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, और ज़्यादा कह सकते हैं इन्फेक्शियस वहाँ पे हो सकता है। अब लेट सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे, तो लेट सिम्टम्स में असिंशंस ट्राइड, मतलब अनट्रीटेड कंजेनाइटल सिफिलिस में के बाद में वहाँ पे क्या होगा,
हचिंसन्स ट्रायड की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसके 3 क्लासिकल सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं। पहला क्या होगा, हचिंसन्स टीथ, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल केराटिनाइटिस, ठीक है। और तीसरा क्या रहता है, जो सीजोनियल डिफेंस रहता है, मतलब जो परमानेंट हेयर लॉस कह सकते हैं, वहाँ पे होता है। इंटरस्टिशियल केराटिनाइटिस में क्या होगा, जो कार्निया होगा, कार्निया में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पे विजन इम्पेयरमेंट की कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हचिंसन्स टीथ में क्या होता है, तो जो पेग शेप टीथ वहाँ पे अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। और नोज इंसीजर की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन डिफार्मिटीज़ में सैडल नोज, सबरे टीबिया, तो सैडल नोज में क्या होता है, जो नसल ब्रिज रहता है वो कोलैप्स होके एक जो नोज होगी वो क्या हो जाती है, एकदम से चिपटी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सवेयर टीबिया में क्या होता है, जो टीबिया बोन्स होगी वो आगे की तरफ वहाँ पे बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब आगे की तरफ बेंड हो जाएगी तो जो लेग्स होंगे बिल्कुल जैसे तलवार नहीं होती वैसे अपीयरेंस यहाँ पे होने लगता है इसका, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सिफिलिस। ऑक्यूपेशनल सिफिलिस में क्या होता है, वहाँ पे एक्वायर्ड बाई हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम सेकेंडरी सिफिलिस लीजन्स, ठीक है। तो ये जो रहेगा, ये इन्फेक्शन जो रहेंगे सेकेंडरी, जैसे कि वर्कर्स रहते हैं, हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, लेबोरेटरी वर्कर्स हो गए, या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो सकता है, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड लीजन्स होगा वो डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट, स्किन के कांटेक्ट में आ गया और वहाँ पे कट है या एब्रेशन है, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो हेल्थ वर्कर होगा बॉडी के अंदर उसके एंटर कर जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पे अल्सर ऑन द पाम, अदर एक्सपोज्ड साइट, तो वही सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे जो हमने बताए थे प्राइमरी सिफिलिस में, कि वहाँ पे भी जो पाम रीजन होगा या फिंगर रीजन होगा, हैंड रीजन होगा, या फिर जो जितनी भी एक्सपोज्ड स्किन होगी वहाँ पे क्या होगा, लीजन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पेनलेस अल्सर बन सकेगा, वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी कैंकर की कंडीशन बताए थे, सेम सिम्टम्स यहाँ पे अपीयर्स होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ये थी सिफिलिस के बारे में, जिसमें हमने बताया कि प्राइमरी सिफिलिस क्या होती है, सेकेंडरी सिफिलिस क्या होती है, वल्नरेबल सिफिलिस क्या होती है, नॉन वल्नरेबल सिफिलिस क्या होती है, ठीक है। सबके अलग अलग वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है। कैसे इसको हम डायग्नोस करेंगे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस का, कि जो ट्रिपोनेमा पैलिटम हो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको डिटेक्ट कर सकें। जब डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं। तो इसमें मेनली अगर देखा जाए इसकी डायग्नोसिस में, तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिनको हम करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिमेन की। तो इस पर सीरस ट्रांसुडेट फ्राम कैंकर, कॉन्डाइलोमा, लौटोमा, ठीक है, म्यूकस पैचेज, ठीक। और सीरम से फॉर सीरोलॉजिकल टेस्ट, CSF फॉर न्यूरोसिफिलिस। तो देखो, डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छा क्या करेंगे, वहाँ से स्पेसिमेन लेंगे, जहाँ पे लीजन्स फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से क्या करेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें ले करके, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो कैंकर हो गया प्राइमरी सिफिलिस के लिए, कॉन्डाइलोमा सेकेंडरी सिफिलिस के लिए, वहाँ पे म्यूकस पैचेज होता है, यहाँ की जो लीजन्स होंगे, यहाँ से जो सीरस फ्लूइड निकल रहा होगा उसको कलेक्ट करके हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट का जो ब्लड होगा, ब्लड से भी टेस्ट करते हैं, ब्लड को ले कलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे जो सीरम होगा, सीरम से भी हम टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि सीरम में भी ट्रिपोनेमा पैलिडम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनका फॉर्मेशन होगा, तो उनको हम डिटेक्ट करके वहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो
तो जो स्पेसिमेन रहेगा, स्पेसिमेन का यूज मोस्टली VDRL हो गया, RPR हो गया, ठीक है, FTAVS हो गया और TPHA हो गया, ये सारे टेस्ट वहाँ पे हम करते हैं। सेकेंड है CSF फॉर न्यूरोसिफिलिस। तो अगर कोई वहाँ पे न्यूरोसिफिलिस की कंडीशन, मान लिया कोई अगर किसी को न्यूरोसिफिलिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पे CSF का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो CSF एग्जामिनेशन में वहाँ पे CNS में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन है या एंटीबॉडीज़ हैं, उनको डिटेक्ट करके वहाँ पे हम इसको पता कर सकते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कैंकर फ्लूइड, मोटाइल स्पायरोकिट्स, तो वहाँ पे प्राइमरी सिफिलिस में जो कैंकर्स रहता है उससे जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड को लेकर के हम डायरेक्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पे जो लिविंग बैक्टीरिया होंगे वो वहाँ पे अपीयर्स होंगे जाके, क्योंकि उनका जो कार्क स्क्रू लाइक मोटेलिटी होगी उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर फ्रेश लीजन्स होंगे, उससे हम डायग्नोसिस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है DFA TP, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट फॉर ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो जो DFAT या फिर डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ये क्या रहेगा, वहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई से पहले उसको हम क्या करेंगे, लेबल्ड करेंगे। तो वहाँ पे जो एंटीबॉडीज होंगी तो वहाँ पे उनके साथ जो ट्रिपोनिमा पैलिडम होगा उसके साथ बाइंड करेंगी और वहाँ पे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनकी विजिबिलिटी अच्छी दिखाई देगी, ठीक, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव रहेंगे और हाईली स्पेसिफिक माना जाता है इस टेस्ट के लिए, ठीक। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में भी जैसे नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट में मेनली जो बैक्टीरिया होता है उसको हम सीधे नहीं देख सकते, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को ब्लड से ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स के रहते हैं। पहला नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहेगा उसके अगेंस्ट वहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजेंस को हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, केवल रिगेन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि कार्डियोलिपिन एंटीजेंस के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका यूज हम स्क्रीनिंग या फिर डिजीज एक्टिविटी और इसके अलावा ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए कर सकते हैं। सेकंड रहता है VDRL, वल्नरेबल डिजीज लेबोरेटरी टेस्ट जिसको कहते हैं, VDRL कहते हैं। ये सबसे कह सकते हैं फेमस स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो रिगेन एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है, और उनको जो कार्डियोलिपिन एंटीजेंस के अगेंस्ट वहाँ पे बनी हुई हैं। तो अगर VDRL पॉजिटिव है तो वहाँ पे सिफिलिस के चांसेस होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रिपोनिमल टेस्ट ज़रूरी रहता है, ठीक है। इसके अलावा RPR टेस्ट, जिसको हम रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट भी कहते हैं, ये भी एक रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये VDRL जैसा नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, वो ज़्यादा कह सकते हैं आसान है और रिजल्ट भी यहाँ पे जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे स्क्रीनिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ट्रस्ट का मतलब हुआ टालुडीन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट, ठीक है। तो ये भी नॉन ट्रिपोनिमल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो ये मेनली जो रिगेन एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है उसके बेस्ड पे, ये उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। यूएसआर भी एक स्क्रीनिंग ही टेस्ट है, जो कि सीरम को हीट किए बिना ही वहाँ पे एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट कार्डियोलिपिन। तो इन जो सभी नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होते हैं उनमें सभी में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिगेन एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। ये एंटीबॉडीज कार्डियोलिपिन, कोलेस्ट्रॉल और लेसाइथिन से बने हुए एंटीजेंस के अगेंस्ट वहाँ पे रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो कार्डियोलिपिन होगा मोस्टली कहाँ पे रहता है, वाइन जो रहता है हार्ट से, वहाँ पे उसके जो लिपिड होगा, लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूज़फुल फॉर स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग थेरेपी। तो मोस्टली जो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है उसके लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, अर्ली स्क्रीनिंग के लिए, डिजीज एक्टिविटी को करने के लिए, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ के लेवल को कम हुआ है कि या मॉनिटर किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ट्रिपोनिमल टेस्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने बताया ट्रिपोनिमल टेस्ट क्या करता है, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
ठीक है, थोड़ा बहुत बचा होगा, इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एलाइजा है, ठीक है, फिर इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, कैसे ट्रीटमेंट होता है। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास